अस्सलाम वालेकुम क्लास। अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर स्क्रीन आपको सही नज़र नहीं आ रही तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करें नया टॉपिक दैट इज़ आर्क लेंथ। और द लेंथ ऑफ अ रेगुलर, इसकी डेफिनेशन आपके सामने है। द लेंथ ऑफ अ रेगुलर कर्व सेगमेंट अल्फा फ्रॉम ए बी टू आर क्यूब इज इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी डी अल्फा बाई डी टी। इंटीग्रेट करेंगे इसको डी टी की रिस्पेक्ट से। ठीक है, और यहाँ पे कर्व में क्या क्वालिटी है, ये आर्क लेंथ जो हम फाइंड कर रहे हैं, एक रेगुलर कर्व सेगमेंट की कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज रियली द फेमिलियर फार्मूला फॉर द लेंथ ऑफ द कर्व इन आर क्यूब। इफ अल्फा ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ टी एंड जेड ऑफ टी, देन डी अल्फा बाई डी टी इज एक्स का डेरिवेटिव का स्क्वायर लेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आप अल्फा ऑफ टी का पहले डेरिवेटिव ले लें और उसके सारे कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके ऐड करें, उससे आपके पास डी अल्फा बाई डी टी मॉडुलस आ जाएगा। Okay, so the length of the curve is given by from A to B, modulus of alpha of t and by d alpha by dt and dt. Okay, इसके बाद आप ये प्रोपोजिशन लिखेंगे। प्रोपोजिशन में है let g from CD to AB be a reparameterization of a curve segment alpha AB from AB to R cube, then the length of alpha is equal to the length of beta which is equal to alpha naught t। ठीक है, इस प्रोपोजिशन का मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई रेगुलर कर्व अल्फा है और उसका हमने एक सेगमेंट ले लिया, और इसलिए हमने यहाँ पे क्लोज इंटरवल लिए ताकि हम उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी हमें पता होगा। ठीक है, इसी तरह हमने एक रिपैरामीटराइजेशन भी बता दी जो कि क्लोज्ड इंटरवल में है फ्रॉम सी डी टू ए बी। ठीक है, अगर हम लोग इस कर्व अल्फा को जो कर्व सेगमेंट है उसको रिपैरामीटराइज करें बाय यूजिंग दिस रिपैरामीटराइजेशन, तो हमारे पास एक कर्व बीटा आएगा जो कि अल्फा नॉट जी के इक्वल होगा, ये तो हमें पता है। और आगे हम प्रूव क्या करना चाहते हैं वो ये है कि लेंथ जो है बीटा की वो क्या होगी, अल्फा और बीटा दोनों की लेंथ सेम होगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको अगर पढ़ेंगे तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए मैंने आपके लिए इसको स्क्रीन आप लोग देख सक रहे हैं आप? यस मैम। ओके, अब ये वही है जो थ्योरम अभी प्रोपोजिशन हम लोग पढ़ रहे थे, और उसकी ये एक्सप्लेनेशन ज़रा मतलब बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इसमें ऐसा है कि कर्व जो है वो तो अल्फा बीटा ही है। ठीक है, रेगुलर कर्व है कर्व जो है वो ओपन इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है, और फ्रॉम ए बी टू आर क्यूब रेगुलर कर्व है। और जी फ्रॉम सी टू ए बी, जैसा कि हम लोग पहले एक रिपैरामीटराइजेशन लेते हैं वो है, और बीटा एक रिपैरामीटराइज्ड कर्व है जो कि अल्फा और जी की कंपोजिशन से मिलेगा, और हमें ये भी पता है कि अल्फा और बीटा का इमेज सेम होगा। ठीक है, ये बात तो हमें ऑलरेडी पता है। अब इस प्रोपोजिशन में क्या था, लेट C1 D1 सबसेट ऑफ CD, ये जो CD ओपन इंटरवल था हमने इसका एक ले लिया, एक पोर्शन छोटा सा एक और इंटरवल ले लिया जो कंटेंट होगा इस इंटरवल CD में, उसको हमने C1 D1 कह दिया। ठीक है, उसका इनिशियल पॉइंट C1 होगा और उसका फाइनल पॉइंट D1 होगा। इसी तरह हम लोगों ने ए बी इंटरवल में से एक स्मॉल पार्ट ले लिया और सब इंटरवल ले लिया जो कि इसके अंदर कंटेन करेगा, और उसका इनिशियल पॉइंट A1 और फाइनल पॉइंट B1 होगा। और G जो है, वैसे तो हमारे पास ओपन इंटरवल CD से AB में जा रहा है, लेकिन हम क्योंकि एक सब इंटरवल ले रहे हैं दोनों इंटरवल्स में, तो जी हम डिफाइन फिलहाल जो ले रहे हैं जी वो C1 D1 से वैल्यूज ले रहा है और आंसर A1 B1 के दरमियान दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं जी। क्लास यहाँ तक क्लियर है? ओके, इसको ज़रा ध्यान से सुने क्योंकि मैंने आपसे पूछ के फिर अटेंडेंस लगानी है। अगर आपको ये नहीं क्लियर होंगे तो फिर आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। मैम CD ओपन इंटरवल में होगा ना? बेटा CD जो है वो एक ओपन इंटरवल है। अगर हम लोग कर्व सेगमेंट ले रहे हैं इसलिए हम लोग क्लोज में उसे कर लेते हैं, ताकि सेगमेंट आपको पता है ना, लाइन सेगमेंट में भी ऐसे ही होता है कि उसके एंड पॉइंट्स आपको पता होते हैं।
इसी तरह कर्व सेगमेंट में भी ऐसे ही हो जाएगा कि उसके एंड पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो उस केस में हम लोग इस ओपन इंटरवल को क्लोज भी ले सकते हैं अगर हमें ए और बी पे फंक्शन की वैल्यूज पता है तो। अगर नहीं पता तो हम उसके अंदर कोई और इंटरवल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने C1 D1 ले लिया और हम कह रहे हैं कि हमें C1 और D1 पे जी जो वैल्यूज दे रहा है वो पता है। वो भी आप आगे थोड़ा सा देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। ओके मैम। अभी आप मुझे बस ये बताएं कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि सी डी इंटरवल में से एक सब इंटरवल C1 D1 दे दिया है और ए बी इंटरवल में से एक सब इंटरवल A1 B1 ले लिया। ये बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। जी क्योंकि सी डी से बी में जा रहा है तो इसी तरह जो हमने सब इंटरवल इसके अंदर लिया हुआ है उसमें जब हम जी अप्लाई करेंगे तो उसके आंसर जो है इस सब इंटरवल A1 B1 में आएंगे। ये हमने सपोज कर लिया है, ठीक है। लेट लिखा हुआ ना, लेट दिस एंड सच दैट जी ऑफ C1 D1 इज इक्वल टू A1 B1, ठीक है। ये हमने सपोज किया है कि हमने इंटरवल सी डी के अंदर एक सब इंटरवल लिया और इंटरवल ए बी के अंदर एक सब इंटरवल लिया और फिर हमने जी को जब अप्लाई करना है C1 D1 पे तो उसके आंसर 100% A1 B1 के अंदर ही आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देन द लेंथ ऑफ द कर्व सेगमेंट अल्फा from A1 to B1 to R cube and beta from C1 D1 to R cube R same। ये हमने प्रूव करना है कि जो कर्व हम लोग अल्फा लेंगे, जो कि कर्व सेगमेंट अल्फा लेंगे। कर्व सेगमेंट इसलिए कह रहे हैं कि अब हम इसे क्लोज इंटरवल में डिफाइन कर रहे हैं और L1 और B1 उसके एंड पॉइंट्स हैं। इसी तरह बीटा को भी हम लोग कर्व सेगमेंट कह रहे हैं और हम इसको क्लोज इंटरवल में डिफाइन कर रहे हैं जहाँ पे एंड पॉइंट्स C1 और D1 है और इन पे हमें बीटा की वैल्यूज मालूम है, ठीक है। तो इन दोनों की आर्क लेंथ जो वो कर्व की जो लेंथ बनेगी वो सेम होनी चाहिए, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है जी मैम ये जो हमने सबसेट लिया है C1 D1 वो जो है CD वो तो क्लोज्ड है, लेकिन जो AB है वो AB ओपन से लिया है, ये ऐसे क्यों लिया है? बेटा इसको आप क्लोज भी कर लें। अगर आप उसमें बुक में देखेंगे तो उन्होंने क्लोज लिया हुआ है। क्लोज लेने का मतलब ये है कि उस पॉइंट ए पे आपको अल्फा की वैल्यू पता है। आप ऐसे ऐसे देख लें कि जैसे 0-10 आपके पास नंबर लाइन पे 0 से लेके 10 तक नंबर्स हैं और आपने बीच में से 1 से लेके 5 तक क्लोज इंटरवल ले लिया, यानी आपने 1 को भी इन्वॉल्व कर लिया और 5 को भी इन्वॉल्व कर लिया और इसके दरमियान जितने नंबर्स आएंगे वो सब आपने अपने इस इंटरवल A1 B1 में ले लिए। ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। आप किसी भी ओपन इंटरवल में से एक क्लोज इंटरवल उसमें से निकाल सकते हैं ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मैम जी मैम लेकिन जो हमने C1 D1 लिया है वो तो क्लोज्ड इंटरवल CD से ही लिया है। बेटा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखें आप यहाँ पे अगर हम लोग ये जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है ना, ये वो चीज़ें जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जो हमने जब से डिफरेंशियल ज्योमेट्री स्टार्ट हुई, जब से हमने रेगुलर कर्व स्टार्ट किया है तो उस वक्त से हम पढ़ रहे हैं कि हमने अल्फा को ओपन इंटरवल लिया हुआ है और जी भी ओपन इंटरवल की फॉर्म में डिफाइंड है, ठीक है। तो अब जब हम इस पर्टिकुलर केस को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें हम लोग कर्व सेगमेंट ले रहे हैं, यानी कि हम क्लोज इंटरवल लेके ये शो करना चाह रहे हैं कि उस कर्व इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे भी हमें कर्व की वैल्यूज पता है, ठीक है ये बात। और इसी तरह अगर आप इसको भी क्लोज कर लेंगे तो आपके प्रूफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छी बात है कि आप ये नोट कर रहे हैं कि हम लोग नॉर्मली ओपन इंटरवल ले रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि अभी मैं आपसे वो भी शेयर करूं, अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे जो बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें इसको क्लोज लिया हुआ है तो आप इसको क्लोज ले लेंगे तो उसका मतलब सिर्फ इतना बन जाएगा कि ए और बी जो है वो एंड पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं और उनपे हमें अल्फा के बारे में जो वैल्यूज इंफॉर्मेशन है वो सारी पता है। बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। हम अभी आप इसको देख लें, हम बुक पे भी डिस्कस करेंगे, वहां पे क्लोज लिया हुआ है इसको। ओके जी जो है ये भी हमने सपोज कर लिया हुआ है। अभी अब हम लोग जरा आगे चलते हैं प्रूफ की तरफ। अल्फा आपको पता है, बीटा किसके इक्वल है? अल्फा कंपोजिशन ऑफ अल्फा एंड जी, ठीक है। और ये भी ठीक है कि आप ये भी जानते हैं डी बीटा बाई डी आर, लास्ट लेक्चर्स में से हम इसको डी अल्फा बाई डी टी इंटू डी जी बाई डी आर लिख सकते हैं, ठीक है ये बात सही। और हम लोग करने क्या चाह रहे हैं, हम लेंथ ऑफ द कर्व सेगमेंट बीटा फाइंड करना चाह रहे हैं, वेयर बीटा का जो इन डोमेन है वो C1 D1 क्लोज इंटरवल है और आंसर ये स्पेस में दे रहा है, सही है बात। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। ठीक। इसके बाद देखें
अब हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो कि कर्व सेगमेंट की लेंथ के लिए हमने आर्क लेंथ के लिए फाइंड आउट किया था। उसमें करना क्या था कि जो आप अगर आप बीटा की आर्क लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप बीटा का डेरिवेटिव लेंगे डी बीटा बाई डी आर और उसका मॉडुलस या नॉर्म ले लेंगे, ठीक है। और इंटरवल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे आप उसको कर देंगे इंटीग्रेट, ठीक। इसके बाद डी बीटा बाई डी आर की वैल्यू हम यहाँ से डी एल्फा बाई डी टी एंड डी जी बाई डी आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग नॉर्म को ब्रेक इस तरह से भी सेपरेटली भी लिख सकते हैं, डी एल्फा बाई डी टी का नॉर्म सेपरेट और डी जी बाई डी आर का नॉर्म जो है वो सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है कि हमें चाहिए क्या, हमें आंसर रिक्वायर्ड है, ठीक है। और डी एल्फा बाई डी टी जो है वो हमें मालूम है और बीटा के बारे में हम सारा काम करना चाह रहे हैं। और बीटा की जो आर्क हम लोग ले रहे हैं हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक डी एल्फा बाई डी टी जो कि ऑलरेडी हमें पता है कि आर्क लेंथ है अल्फा की, ठीक है। और एक डी जी बाई डी आर, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ना हमें पता है कि नेगेटिव है ना हमें पता है ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम इसके 2 केसेस डिस्कस करेंगे, एक में हम लोग इसको नेगेटिव लेंगे और एक में हम लोग इसको पॉजिटिव लेंगे। तो पहले केस में हम लोग जरा इजी ऑप्शन देखते हैं। सपोज दैट डी जी बाई डी आर इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल आर बिलोंगिंग टू सी डी। तो डी जी बाई डी आर जो है वो क्या होगा, जी क्लास, डी जी बाई डी आर हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं और आर वैल्यूज हमें पता है कि हम ओपन इंटरवल सी डी में से ले सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। हमारा जो अपना केस इस वक्त डिस्कस हो रहा है उसमें हमने सी डी इंटरवल के अंदर से C1 और D1 हमने एक क्लोज्ड इंटरवल जो है वो चूज किया हुआ है, ठीक है। और हम एक और नई पोजीशन लगा रहे हैं कि जब हम C1 को G में पुट करेंगे तो आंसर A1 आएगा और जब हम लोग D1 को G में पुट करेंगे तो आंसर B1 आएगा, ठीक है। अब होगा क्या कि हमें पता है G जब R के ऊपर अप्लाई होता है तो आंसर T देता है। इसके बाद हम अगर दोनों साइड्स पे जो चेंज को फाइंड आउट करना चाहें तो हम डी जी इक्वल्स टू डी टी लिखेंगे, ठीक है। जी में जो भी चेंज आएगा वो टी में हमें नजर आएगा। इसी तरह हम लोग ये भी कर सकते हैं कि डी जी को हम लोग डी आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, उससे इक्वेशन तो डिस्टर्ब नहीं होगी। क्या ख्याल है, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? मैम ये रिपीट करते हैं ऊपर से। सपोज दैट मैम जी C1 जो है इज इक्वल टू हमने ये किया है कि हम डी जी बाई डी आर को पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। और फिर हमें पता है कि हम लोग जी ऑफ आर जो वहाँ से टी देता है ये भी हमें पता है, ठीक है। और हम अगर इस कोई चेंज नोट करना चाह रहे हैं तो जो चेंज जी में आएगी वही चेंज टी में भी आएगी, क्योंकि जी का जो रिस्पॉन्स है वो टी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो डी जी इज इक्वल टू डी टी होगा। फिर उसके बाद क्या किया है, सिर्फ ये काम किया है कि डी जी को डी आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये बात अब समझ आ गई है? यस मैम। ओके, अब जो आपका इंटीग्रल था ना जो लास्ट पेज पे था जिसमें फ्रॉम C1 टू D1 डी बीटा बाई डी टी मॉडुलस था, जिसको हमने 2 हिस्सों में सेपरेट कर दिया था, डी अल्फा बाई डी टी में और डी जी बाई डी आर में, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब डी जी बाई डी आर पॉजिटिव होगा तो इसका मॉडुलस भी पॉजिटिव ही होगा ना, डेफिनेटली। इवन अगर नेगेटिव होगा तब भी वो पॉजिटिव आंसर दे रहा होगा। बिल्कुल। तो अब हमने इसको डी जी बाई डी आर लिख लिया और फिर हमने यहाँ से ये डी आर ऑलरेडी मौजूद था, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट पेज पे दोबारा दिखाती हूँ कि वो डी आर ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद था। ये देखें, ये आर्क लेंथ थी फ्रॉम C1 टू D1 डी बीटा बाई डी आर नॉर्म डी आर, और इसको हमने सेपरेट किया था C1 टू D1 इंटीग्रल डी अल्फा बाई डी टी नॉर्म अलग से था और डी जी बाई डी आर नॉर्म अलग से था और ये डी आर ऑलरेडी मौजूद था, ठीक है। अब हम केस ले रहे हैं
कि dg/dr पॉजिटिव है, तो दिस मीन्स कि इसका नॉर्म तो हम लोग हटा भी देंगे तो फिर dg/dr आंसर रह जाएगा। ठीक है, नॉर्म का जो रोल था वो खत्म हो गया हुआ है, तो ये dr और ये dr कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, हम यस अब मैम। देखते हैं कि इसको कैंसिल करने से क्या इफेक्ट होगा। ये हो गया ये चीज, ये देखिए dg/dr जो थे ये कैंसिल हो गया और आपके पास ये टर्म आ गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? क्लास बताएं, यहाँ तक क्लियर है? जी ओके, अब हम क्या करेंगे, वो इफ वी राइट इन टर्म्स ऑफ टी, अगर हम टी की टर्म्स में सब रिप्रेजेंट करना चाहें, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव भी टी की रिस्पेक्ट से है और जी भी आंसर टी का ही देगा, तो हम इस सारे को अगर इंटीग्रल को टी में कन्वर्ट करना चाहें तो मतलब चेंज ऑफ वेरिएबल जैसे आप कहते हैं, तो हम उसको करना चाहें तो फिर क्या होगा, हमें पता है जी ऑफ आर इक्वल्स टू टी, तो यहाँ पे हम लोग टी लिख सकते हैं जी की जगह पे। ठीक है, और फिर आगे जो है प्रॉब्लम इसमें आएगा कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमने पहले ही सपोज कर लिया था कि जी जो है C1 पे अप्लाई होगा तो आंसर A1 में देगा, और अगर जी D1 पे अप्लाई होगा तो आंसर B1 में देगा। तो हमने क्या किया, क्योंकि हम लोग जी को कन्वर्ट करें तो हमने C1 को रिप्लेस कर देना है A1 से। ठीक है, ये देखें जी ऑफ C1 इज इक्वल टू A1 एंड जी ऑफ D1 इज इक्वल टू B1, तो इसलिए हम लोग इसको A1 टू फ्रॉम A1 टू B1 इंटीग्रल d अल्फा बाय dt लिख सकते हैं, व्हिच इज द लेंथ ऑफ द कर्व सेगमेंट अल्फा क्लोज इंटरवल A1 B1 टू R क्यूब। क्लोज इंटरवल यूज करेंगे तो कर्व सेगमेंट लिखेंगे, कर्व सेगमेंट होगा तो क्लोज इंटरवल होना जरूरी है। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई, यानी कि एक केस में दोनों की लेंथ बीटा और अल्फा की सेम आ गई है। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी क्लास ही क्लियर हो गया आपको? यस मैम। यस मैम। देख लें, अगर आप चाहते हैं तो ये रिपीट भी हो सकता है। मैम रिपीट कर दें। रिपीट कर लें, चलें इसको हम लोग इस सेकंड केस के साथ रिपीट करते हैं। ठीक है, अब सेकंड केस क्या है, dg/dr लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, dg/dr लेस देन 0 होगा तो कुछ भी नहीं होगा, जब हम उसका नॉर्म लेंगे, यानी ये जो आपके पास इंटीग्रल है फ्रॉम C1 टू D1 d बीटा बाई dr, इसमें इसको हम लोग ब्रेक करेंगे दोबारा से जैसे हमने पहले किया था, डी अल्फा बाई डी टी नॉर्म इंटू dg/dr नॉर्म। ठीक है, सेम स्टेप रिपीट हो रहा है। और फिर अब क्या होगा कि इफ dg/dr इज लेस देन 0, तो क्या फर्क पड़ता है, जब हम उसका नॉर्म लेंगे तो आंसर तो पॉजिटिव दे देगा। क्या ख्याल है? यस मैम। अब यहाँ से जो है वो फर्स्ट जो अभी आपने पहले किया वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि dg/dr अगर नेगेटिव भी था तो नॉर्म लेने से उसका आंसर हम लोग पॉजिटिव लिख सकते हैं, नॉर्म ने उसके नेगेटिव साइन को एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से देख लें, यहाँ पर dg/dr लिख दिया और फिर dr ऑलरेडी वहाँ पे इंटरवल में मौजूद था, ये dr और ये dr कैंसिल हो जाएंगे और इंटरवल इंटीग्रल आपके पास फ्रॉम C1 टू D1 d अल्फा बाई dt और dg होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि आप लोग ये सारा जो अब इस वक्त जो सारी चीज़ है वो R और J की टर्म्स में गिवन है। ठीक है ना, ये जो इंटीग्रल में जो लिमिट्स हैं, लोअर अपर लिमिट ये R की वैल्यूज हैं और ये जो है G यहाँ पे यूज हो रहा है, और डी अल्फा बाई डी टी नॉर्म से अलग से चीज़ है। ठीक है, इसका इससे भी फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि अल्फा डायरेक्टली टी पे डिपेंड कर रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि हम इस पूरे इंटीग्रल को एज अ आर्क लेंथ ऑफ अल्फा रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे आर का जो और जी का रोल है वो खत्म करना पड़ेगा। जी का रोल खत्म कैसे हो सकता है कि हम लोग, हमें पता है जी ऑफ आर इक्वल टू टी, तो हमने अभी ये भी बात डिस्कस की है यहाँ पर कि जो चेंज जी में आएगा वही चेंज टी में भी आएगा डेफिनेटली, क्योंकि जी का जो रिस्पॉन्स है वो टी की टर्म्स में हमें नजर आता है। तो ये डी जी को हम लोग डी टी से रिप्लेस कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे कर दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? जी क्लास ये क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके मैम मैम ये जो dg ओवर dr से नॉर्म जो रिमूव किया, ये क्यों किया है? बेटा dg ओवर dr से नॉर्म रिमूव नहीं किया, हमने उसको अप्लाई कर दिया है कि जब वो पॉजिटिव होता है तो जैसे 5 का नॉर्म लें या 5 का मॉडुलस लें तो 5 आंसर देगा ना।
इसी तरह अगर -5 का मॉडुलस लें तो वो आंसर क्या देगा, फिर भी 5 ही देगा। तो अब ऐसा ही हुआ है कि अब जब हम सेकंड केस जब डिस्कस कर रहे हैं तो -dg/dr नॉर्म था, तो नॉर्म ने या मॉडुलस ने उसका अपना रोल प्ले कर दिया, नेगेटिव साइन को खत्म कर दिया और आपके पास dg/dr जो भी कोई नंबर था वो आपके पास मौजूद है। समझ आ रही है अभी आपको बात? जी मैम मैम। हाँ जी मैम ये हम जो dg/dr इंटू dr था, ये तो हम मैम उसका इंटीग्रेशन ले रहे थे विद रिस्पेक्ट टू dr, तो हम ये कैंसिल आउट कैसे कर सकते हैं? बेटा फिलहाल ये देखें आपके पास इंटीग्रल ले रहे थे ना हम, ये प्रोसेस अब स्टार्ट कर दिया ना हमने यहाँ से कि हम लोग चाह रहे हैं कि जो इंटीग्रल जो कि बीटा की आंख लेंथ का रिप्रेजेंट कर रहा है हम उसको अल्फा की आंख लेंथ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और जो प्रोसीजर था उसके अंदर हमने क्या किया कि सबसे पहले तो dg/dr को देखा कि इसको वैल्यूएट किया और हमने इसकी वैल्यू ले ली बाय अप्लाइंग नॉर्म कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये एज इट इज रहेगा और अगर ये नेगेटिव है तो नॉर्म अप्लाई करने से इसकी पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये dr एक क्वांटिटी है और ये dr भी वही क्वांटिटी है, यानी चेंज इन r ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर रहे हैं और हमारे पास सिर्फ dg रह जाएगा। जब आप लोग कर रहे होते हैं इनिशियल स्टेजेस पे जब आप लोग डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कर रहे थे तो आप लोग इस तरह बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि आप लोग डी अल्फा बाई डी टी आपके पास है अगर और आप उसका डेरिवेटिव ले लें तो फिर आप वो इफेक्ट कैंसिल कर रहे होते थे। कुछ आप अगर सोचें पहले अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में तो वहाँ पे आप ये काम कर चुके हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्या करें कि इनका दोनों का इफेक्ट क्योंकि सेम है हम उसे कैंसिल कर रहे हैं और हमारे पास ये डी जी आ जाएगा। और अब नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग करना चाह रहे हैं वो ये है कि जी जो है हम ये पूरा अपना जो एक्सप्रेशन जो इंटीग्रल है हम इसे इन टर्म्स ऑफ टी एंड अल्फा ही शो करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ से देखा था कि डी जी ऑफ आर इज इक्वल जी ऑफ आर इज इक्वल टू टी है और आर की डिफरेंट वैल्यूज देने से आर की कोई हम वैल्यू लेंगे उसको जी उसके ऊपर जी को अप्लाई करेंगे तो आपके पास कोई टी आएगा। और हमने यहाँ पे कह दिया कि अगर हम लोग आर की वैल्यू C1 लेंगे जी अप्लाई करेंगे तो आंसर A1 आएगा और अगर हम लोग आर की वैल्यू D1 लेंगे उसको जी उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आंसर B1 आएगा। यानी कि अगर हम लोग ये जो इंटरवल CD है इसके एंड पॉइंट्स लेंगे तो आंसर आपके पास T का जो इंटरवल है AB जिसको हम लोगों ने सब इंटरवल A1 B1 लिया हुआ है उसके एंड पॉइंट्स आ जाएंगे। तो अब हमने इस चीज को यूज यहाँ पे किया कि डी जी को हम लोग डी टी लिख देंगे इंटरवल में, ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, और उसके बाद ये जो लिमिट्स हैं इनको भी हमें चेंज करना पड़ेगा और हमें पता है कि जी जब C1 पे अप्लाई होगा तो आंसर A1 देगा एंड जी जब D1 पे अप्लाई होगा तो आंसर B1 देगा। तो हमने इनको भी रिप्लेस कर दिया और फिर उसके बाद विच इज द लेंथ ऑफ द कर्व सेगमेंट अल्फा जो कि कर्व सेगमेंट अल्फा की लेंथ के इक्वल आ जाएगा। और हमने ये दोनों केसेस में इसको डिस्कस कर लिया जब ये नेगेटिव था और जब ये पॉजिटिव था। ठीक है, इसके बाद आप लोग ये देखेंगे इसमें अब ये वही जो हमने भी डिस्कस किया था वही चीज़ यहाँ पे दोबारा डिस्कस हुई है। ये आप बाद में भी बुक आपके पास मौजूद है आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग काम करने लगे हैं वो एक छोटी सी डेफिनेशन और है और इससे रेलिवेंट क्वेश्चन भी हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। डेफिनेशन ये है यूनिट स्पीड कर्व। ठीक है, हम इसकी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ कर्व अल्फा फ्रॉम AB to R cube is a unit speed curve if d alpha by dt equals to 1। अगर आपके पास कोई भी कर्व अल्फा गिवन है और अगर आप उसका मॉडुलस लेते हैं उसके डेरिवेटिव का और उसका आंसर 1 आ जाता है तो वो एक यूनिट स्पीड कर्व होगा। इसमें कोई मुश्किल अगर है तो आप पूछ सकते हैं और इससे पहले जो थ्योरम पढ़ा है अगर आप उसको दोबारा डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। ये बुक में से भी हम इसे देख सकते हैं यहाँ पे। और एक बात और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे
Note that the definition of the length of a curve does not really require alpha to be regular to make sense. It is sufficient for alpha to be of class C1. ये जो अगर आप लोग किसी भी कर्व की आर्कन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, अगर हम जनरली बात करें तो उसमें सिर्फ डेरिवेटिव का एग्जिस्ट करना ही काफी है, दैट इज क्लास C1 को बिलोंग करना ही काफी है, ठीक है। However, if alpha is not regular, some segments of the curve may be traversed twice and formula will count the double section twice. ये उस केसेस में होगा जब आप लोग ये रेगुलर कर्व नहीं होगा, ठीक है। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कर्व वी आर एबल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप यहाँ से इसको पूरा ध्यान में रखेंगे। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लेंथ ऑफ अ कर्व वी आर एबल टू डिफाइन एन इंपॉर्टेंट वे टू रीपैरामीटराइज द कर्व। ये जो लेंथ ऑफ द कर्व है, हम किसी भी कर्व को रीपैरामीटराइज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज होगी? that alpha from AB to R cube be a regular curve and T naught belongs to AB. अल्फा हमने कोई भी रेगुलर कर्व ले लिया और उसमें कोई एक एलिमेंट T नॉट हमने फिक्स ले लिया है। सेट H of T is equal to from T naught to T d alpha by dt and dt। हम लोग क्या करेंगे, d alpha by dt का मॉडुलस लेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम T naught to T, ठीक है। S is equal to H of T, जो आपके पास आंसर आएगा जिसे हम लोग आर्क लेंथ भी कहते हैं, हम उसे S से रिप्रेजेंट करेंगे, is called the arc length along alpha। तो अब आइंदा जहां भी कहीं S वर्ड यूज हुआ होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपने आर्क लेंथ के बारे में बात हो रही है। It actually measures find arc length along alpha from alpha T naught with H of T less than 0 if T is less than T naught and H of T greater than 0 if T is greater than T naught। अब ऐसा है कि ये जो हम इसको अप्लाई करेंगे एज अ रीपैरामीटराइजेशन, तो हम इस पर भी और भी इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ ये बताना था कि ये जो आर्क लेंथ है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था आर्क लेंथ के बारे में, जो थ्योरम पीछे किया है, इसमें आर्क लेंथ का वही कंसेप्ट है जो कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब फिलहाल क्या हुआ है कि आर्क लेंथ को हम उसे एज अ वेरिएबल यूज करेंगे और हम आर्क लेंथ में एक फंक्शन के तौर पर इसको डिफाइन करेंगे जो टी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए वेरी करेगा, और फिर इसको हम लोग एक टूल के तौर पे लेंगे। और ये हम लोग पहले क्या था कि हमारे दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स थे, लोअर एंड पॉइंट भी और अपर लिमिट भी दोनों फिक्स थे जब हम इंटीग्रेट कर रहे थे। तो अब क्या है कि लोअर जो है वो तो हमने फिक्स कर दिया, लेकिन अपर को हमने छोड़ दिया है। तो इससे ये होगा कि आर्क लेंथ एक फंक्शन का रोल प्ले करेगा, जिसमें हम लोग जहाँ तक भी लेंथ को फाइंड आउट करना चाहें, हम वो टी की वैल्यू रखेंगे और हम उसे फाइंड आउट कर देंगे। इस चीज में अगर कोई इस बात में अगर समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। और इससे पहले जो हमने डिस्कशन की है इस थ्योरम की, ये जो प्रोपोजिशन है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ये क्लास आप पूछ लें, वरना मैं आपसे पूछने वाली हूँ कुछ। जी क्लास समझ में आ गया सबको? यस मैम। ओके, 502 है क्लास में? यस मैम। जी, क्या समझ में आया बेटा आपको? हम आर्क लेंथ को एज अ फंक्शन ले सकते हैं? मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। हम आर्क लेंथ को एज अ फंक्शन ले सकते हैं? मैम 503 ऐसा वेरिएबल लिया है उसे आर्क लेंथ को। 503 504 यस मैम, ले सकते हैं। ओके, 504 है क्लास में? जी जी मैम, ले सकते हैं उसको। 5 6 7 यस मैम। 8
8 है क्लास में। 503 की मैंने अटेंडेंस लगा दी है, ठीक है। 8 बताएं, आवाज नहीं आ रही मुझे 8 की। 9। यस मैम है क्लास में। 8 है क्लास में। अली रजा। यस जी। 9 रोला मैंने छोड़ दिया पढ़ना। 10, 11, 12, 13। Present, ma'am. 12 present. Okay, 13, 14, 15, Present. 16, 17, 18, Present. 19, Present, ma'am. 20, 21, 22, 23, Present. 24, Present, ma'am. 25, Present. 27, 27 present. okay, 28, Present. 29, प्रेजेंट मैम। 30, 32, Present. 33, Present, ma'am. 34, 35, Present, ma'am. 36, 37 Present, ma'am. और 36 है क्लास में। 40, 41, Present, ma'am. 43, Present, ma'am. 44, Present, ma'am. 45, Present, ma'am. 46, 48, Present, ma'am. 49, 50, 51, Present, ma'am. 52, Present, ma'am. 53, 55, 56, 57, 56 present, madam. okay, 58, 60, 61, 60 present. okay, 60 present है, 61, 62, 62 present, ma'am. 63, 64, Present, ma'am. 65, Ma'am, 63 भी present. ठीक है बेटा, 65, 66, 67, Present, ma'am. मैम आवाज नहीं आ रही। Present. okay, 67, 68, Present, ma'am. ओके। अब वो लोग जो एब्सेंट है मैं उनके नाम कॉल करने लगी हूँ। 67 एब्सेंट है, 65, 61, 58, 57, 55, मैम 53, प्रेजेंट। कौन प्रेजेंट है? मैम 67 प्रेजेंट। ओके, पहले नेटवर्क इशू था। मैडम आवाज नहीं आ 56 रही। भी प्रेजेंट। 56 तो बेटा प्रेजेंट है ही, 55 नहीं है, 53 नहीं है, बहुत से जरा मैम 53 present है। ओके। इसके बाद 50 एंड 49 नहीं है, 46 नहीं है, 40 नहीं है, 36 नहीं है, 30 नहीं है, 22 एब्सेंट है, 21 एब्सेंट है, 20 भी एब्सेंट है। उसके बाद 13 एब्सेंट है,
11, 10 और 9 एब्सेंट है।